बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। आज 16 अप्रैल है, मंगल का दिन है। गुज़श्ता रात एक खबर ने इक़्तिदार की राहदारियों को हिला कर रख दिया है और खबर यह है कि एक अहम तरीन कोर कमांडर, एक सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल ने अचानक अ, अपनी नौकरी छोड़ दी, यानी कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। आम दिनों के अंदर ये खबर शायद इतनी अहम ना होती और वैसे भी ये कोई आम और मामूली अफसर होते। वैसे तो लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी आम और मामूली नहीं होता, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से भी खासुल खास वो होते हैं जो चीफ बनने की दौड़ में शामिल हो। तो जिस अफसर की मैं बात कर रहा हूं, जिन जनरल साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो मुतवक्के आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, यानी कि वो सीनियर तरीन उन जर्नैलों के अंदर शामिल थे जो 2025 में जब अगला सिपा सलार चुना जाना है, तो उस दौड़ में शामिल थे। जनरल वड़ाइच अचानक मुस्ताफी हो गए, मुस्ताफी नहीं हुए, कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। इनके इस रिटायरमेंट, कबल अज वक्त रिटायरमेंट के ऊपर, जो कि अगले आर्मी चीफ हो सकते थे, नाज़रीन किराम, बहुत ज्यादा खबरें, बहुत ज्यादा अफवाहें, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस हो रही हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। इनको जोड़ा जा रहा है एजाजुल एहसन साहब की अचानक इस्तीफे की खबर से। आपको ये याद होगा कि एजाजुल एहसन, जिन्होंने इस दिसंबर में सितंबर में आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था। जनरल बिलाल, जो जनरल एमन हैं, इनकी इस कबल अज वक्त रिटायरमेंट को भी इनके साथ जोड़ा जा रहा है। तो आखिरकार हुआ क्या? इतना ताकतवर जनरल, इतना ताकतवर जनरल, इतनी मजबूत और अहम तरीन पोजीशन के ऊपर, यहां पे तो कोई स्पाई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां पे उसकी प्रमोशन हो रही हो, तो वो नौकरी छोड़ के नहीं जाता। जो उन्होंने रीजंस दी कि अचानक वो फैमिली मसरूफियात की वजह से वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है? ऑब्वियसली बहुत कुछ चल रहा है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है, तो इसमें ये खबर और ज्यादा अहम हो जाती है। कौन क्या लिख रहा है? अब इक्तदार की राहदारियों, मैंने कल से बताया ना कि कल रात से सरगोशियां चल रही हैं। इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस कबल अज वक्त रिटायरमेंट को उसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाए। कौन क्या कह रहा है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ये जनरल साहब कितने इंपॉर्टेंट थे और क्या इंपैक्ट डाल सकते थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले इसी खबर को छेड़ते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आप ये जहन में रखिए कि जनरल वड़ाइच, जिनकी मैं ये बात कर रहा हूं, जनरल एमन बिलाल, ये उन अफसरान में शामिल थे जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था। उनमें कौन कौन अफसर शामिल था? जनरल, यानी कि नवंबर 2025 के अंदर, नवंबर 2025 के अंदर जब जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड होंगे और जो अगले आर्मी चीफ होंगे, उन उन्होंने उन यानी कि वो, आपको पता है, 5 नाम पहले जाते हैं, 5 सीनियर तरीन नाम भेजे जाते हैं। वो जो 5 सीनियर तरीन नाम हैं, उनमें जनरल इनाम हैदर मलिक, जनरल फयाज हुसैन शाह, जनरल नुमान जिक्रिया, जनरल जफर इकबाल, जनरल एमन बिलाल और जनरल एहसन गुलरेज हैं। अब इनमें से कौन उस वक्त मोस्ट सीनियर होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये सब की आप एक ही पोजीशन समझिए, क्योंकि समटाइम बैजेस, प्रमोशन हो जाने के बाद बैजेस जो है वो बाद में लगाए जाते हैं। जैसे कि जनरल आसिम मुनीर साहब के केस में था कि उन्होंने 2 महीने बाद बैजेस लगाए थे, तो उस चीज के ऊपर भी रिटायरमेंट जो है वो डिसाइड हो रही है। उस केस के ऊपर भी पता चल रहा था जी कौन मोस्ट सीनियर है, कौन जूनियर है। यानी कि जितने अफसरान के मैंने नाम लिए हैं, जनरल इनाम हैदर मलिक, जनरल फयाज हुसैन शाह, जनरल नुमान जिक्रिया, जनरल जफर बिलाल, जनरल एमन बिलाल और जनरल एहसन गुलरेज, ये तमाम एक ही कैटेगरी के अफसर थे, यानी कि एक ही इनकी सीनियरिटी को आप जो है ना वो एक जैसा ही समझिए। अब नाज़रीन किराम, जरा इनके नाम के साथ जो डिस्कस हो रही हैं खबरें, जरा मैं वो बता दूं और फिर मैं आपको बता देता हूं कि असल मामला क्या हो सकता है। ठीक है, उसके भी थोड़ा सा मुहतात तरीके से, बड़ी ध्यान से कुछ चीजें उसके ऊपर भी सामने रख दूंगा मैं। लेकिन शाकिर महमूद अवान साहब ने, अब कुछ सहाफी इसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, उसको जरा डिस्कस करते हैं। शाकिर महमूद अवान साहब ने लिखा, सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल हसन के बाद कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने भी अपनी जाती वजूहात की बुनियाद पर कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। एजाज एहसन अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जनरल एमन बिलाल मुतवक्के पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मजबूत तरीन उम्मीदवार थे। अब उन्होंने दो चीजों को जोड़ के लिख दिया है। एजाजुल एहसन साहब की अचानक लेटर देके रेजिग्नेशन भी समझ में नहीं आती थी, और इनकी अचानक कबल अज वक्त रिटायरमेंट भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी आर्मी चीफ बन सकते थे और बहुत इंपॉर्टेंट कोर, मंगला कोर बहुत इंपॉर्टेंट कोर होती है।
ये कोर 1 इसे कहा जाता है, ये इसके कोर कमांडर थे। अच्छा, और क्या, और कौन-कौन क्या-क्या लिख रहा है, वो भी ज़रा जनाब सुनते जाइए कि बाकी इस मामले के ऊपर जो है ना वो क्या बातें चल रही हैं। तो जनाब ज़ुबैर अली खान वो लिखते हैं कि जिस मुल्क में कोई ओहदा नहीं छोड़ता, रिटायरमेंट के बाद भी मुलाज़मत में तौसीक़ की ख़्वाहिश रखते हैं, इस मुल्क में ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि चीफ़ जस्टिस बनने वाला जज और आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल होने वाला जर्नैल कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर ज़ुबैर अली खान एक और ट्वीट करते हैं, वो और ज़्यादा डेंजरस लगा मुझे। वो कहते हैं कि एक ही इदारा बचा था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द लाइन्स जो है कि बात करते हैं, और मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौन क्या लिख रहा है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लामाबाद में इस वक़्त क्या अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में कानों के अंदर छुप-छुपा के क्या सरगोशियाँ हो रही हैं। उसका जो है ना वो अमली मुज़ाहिरा ज़ुबैर अली खान ने किया। वो कहते हैं जी एक ही इदारा बचा था, अब वो भी किसी की ज़ाती अनाद की भेंट चढ़ चुका है। अब इससे ज़्यादा इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सहाफ़ी लिख सकता है या बोल सकता है। ज़ुबैर अली खान ने इसके ऊपर बहुत कैटेगोरिकली लिखा है, बहुत वाज़ेह, बहुत कैटेगोरिकल लिखा है। अब ज़ुबैर अली खान एक दबंग सहाफ़ी हैं, आपको पता है। बड़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ लेकर आते हैं। इनकी खबरें हमेशा क्रेडिबल होती हैं। तो इनका ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं जी एक ही इदारा बचा था, अब वो भी किसी की ज़ाती अनाद की भेंट चढ़ चुका है। अब इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊँ तो कुछ इस मामले के अंदर रौला एक और वजह से भी पड़ गया। आपको पता है कि जिस मामले में हसन अयूब खान जिसकी वज़ाहतें दे रहे हों, आपको पता है कि हसन अयूब को पीछे से चाबी लगती है और वो चाबी के बाद वज़ाहतें देते हैं। तो जिस मामले में हसन अयूब की वज़ाहत आ जाए, समझ लीजिए फिर तो पक्की बात है कि उसमें कोई गड़बड़ है। तो हसन अयूब खान साहब इसके ऊपर लिखते हैं, मोतबर ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने अपनी घरेलू और ज़ाती मजबूरियों की वजह से कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले ली है, और इस रिटायरमेंट की दरख्वास्त उन्होंने हुक्काम बाला को मंजूरी के लिए पहले से दायर की हुई थी। कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट फ़ौज में बिल्कुल एक नॉर्मल और रूटीन का अमल है, इसलिए बराए मेहरबानी कयास आराइयों से परहेज़ करें। यानी कि ये कह रहे हैं कि फ़ौज में बिल्कुल ही एक नॉर्मल अमल है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई मेजर साहब, कोई कप्तान साहब, कप्तान तो खैर नहीं लेते कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट, मेजर साहब ले लेते होते हैं। कोई कर्नैल साहब, चलें कोई ब्रिगेडियर साहब इस तरह कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लें तो समझ में आती है। एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ हो सकता था, जो कि मज़बूत तरीन कैंडिडेट था पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बनने के, उसकी रिटायरमेंट पे हसन अयूब साहब ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा वो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है वो कि ये तो रूटीन का एक अमल है। तो इसमें आप समझ जाइए कि कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी अब पर्दादारी है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं, जिन्हें मैं अफ़वाहें कह सकता हूँ। ये अब मैं जो बात आपके सामने कर रहा हूँ, मैं वो अफ़वाह कह सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना बड़ा काम होता है, तो उसके बाद अफ़वाहें भी जन्म लेती हैं। तो जासिम इरशाद चट्ठा साहब एक सोशल मीडिया यूज़र हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने लिखा कि जनरल साहब का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन तहसील फालिया के एक गाँव से है। जनरल साहब के वालिद मेजर रिटायर्ड सफदर वड़ाइच थे। जनरल साहब आईजीएफसी बलूचिस्तान और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 4 साल बतौर उस्ताद पढ़ा चुके हैं। जनरल वड़ाइच को कोर 1 मंगला कोर के कोर कमांडर थे, जो कि वाज़ेह है कि कोर मंगला और जो के अंडर जो है ना वो लाहौर और गुजरांवाला आते हैं। ऑब्वियसली लाहौर और गुजरांवाला तो एक अलग कोरें हैं, और वो तो मुझे इसमें समझ नहीं आता, यानी कि वो अलग कोर्स हैं। ठीक है? तो वो कह रहे हैं जी, वाज़ेह रहे कि कोर 1 मंगला जो है ना वो उसको ये हेड कर रहे थे। मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नज़र हर उस शख्स को रास्ते से हटाया जा रहा है जो काज़ी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन में रुकावट बन सकता है। अब ये अफ़वाह हो सकती है। ये अफ़वाह मैं कह सकता हूँ, जैसे कि जासिम बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है। वो बता रहे हैं जी इसके ऊपर वो जी उनका कोई उन्होंने घर बनाया था, और उसके ऊपर उन्हें कहा जा रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हैं। गो के ये एक मुकम्मल अफ़वाह ही मैं से ले सकता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी फैक्ट सामने नहीं आ पा रहे हैं, और अब इतनी इस तरह की एक खबर आई है, रिटायरमेंट ले लिया, तो इस तरह की अफ़वाहें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं नासिर कराम, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक़्त, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक़्त जो गुत्थियाँ हैं वो उलझ चुकी हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी सुलझेंगी, क्योंकि जब ज़ुबैर अली खान जैसा बंदा ये लिख रहा है कि एक ही इदारा बचा था, जो किसी की ज़ाती नात की भेंट चढ़ रहा है, तो मैं मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर इस्लामाबाद के सहाफ़ी ये लिख रहे हैं, तो ये बड़ी डेंजरस बात है, ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत 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 खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग। तो वो क्या गड़बड़ हो सकती है मज़ीद, वो जनाब
اگلے پتہ چل جائے گا ہمیں، اگلے کچھ دنوں میں اس کی مزید چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ایک اور خبر ایک اور جنرل صاحب کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ جناب خبر ہے جنرل فیض کے حوالے سے۔ تو جناب سنیے ذرا، جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو فیض آباد دھرنا کمیشن نے کلین چٹ دے دی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال، سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے فیض آباد دھرنا کی سہولت کاری میں ادارہ یا ادارے کے فرد کے کردار کا انکار کیا۔ 22 نومبر 2017 کی میٹنگ منٹس کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ڈی جی سی فیض حمید کو یہ جو فیض آباد دھرنا کے معاملے کو حل کروانے کا مینڈیٹ دیا، اور انہوں نے کہا تھا جی آپ معاملے کو حل کروائیے۔ اب یہ ایک بہت 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 بڑی اپڈیٹ ہے۔ آلریڈی پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں ناظرین کرام، پاکستان کے حالات بہت عجیب ہو رہے ہیں۔ اس طرح قبل از وقت نہ ریٹائرمنٹیں ہوئی ہیں ماضی میں، اور نہ اس طرح ججز کے استعفے آئے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر اٹکے ہوئے ہیں، اور دو ڈیولپمنٹس ہمارے اوپر چڑھ گئی ہیں سمجھیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کتنا خراب کر رہے ہیں اور ہماری خطے میں کیا چل رہا ہے۔ ایک طرف جناب آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس ٹائم یہ خطرہ موجود ہے کہ آج رات یعنی کہ کل رات جو گزر گئی ہے، یعنی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ اسرائیل کسی بھی ٹائم پر حملہ کر دے گا، کسی بھی ٹائم پر ایران کے اوپر حملہ کرے گا، اور ایران کچھ ہی سیکنڈز میں یعنی کہ 400 سیکنڈز کے اندر اس کو 5 گنا بڑا جواب دے گا۔ تو عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ واقعی ایک جنگ ہوگی۔ یہ اب ایسا نہیں ہوگا پہلی ایک سٹرائک تھی، یہ جنگ ہو سکتی ہے، یہ جنگ ہو سکتی ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف ناظرین کرام انڈیا ہمارے اندر ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عامر تانبا کو قتل کر دیا گیا لاہور میں، اس سے پہلے 20 کارروائیوں کا سیدھا شک انڈیا کے اوپر ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کر اس نے 20 بندے مارے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ناظرین کرام۔ آئندہ آپ کو بتا دوں، آئندہ آنے والے دنوں کے اوپر اس کے اوپر ویڈیوز بنے گی، اس کے اوپر موویز بنے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے مسئلوں کے اندر ایسے الجھے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں جا رہی ہے۔ عامر تانبا وہ شخص تھا جس نے جو ایک بھارتی جاسوس تھا، اس کے اوپر جیل میں حملہ کیا تھا، اور اس کو عامر تانبا کو لے کر پرانی کڑ تھی انڈیا کو، وہ کڑ ناظرین کرام نکل گئی ہے۔ عامر تانبا کو دن دہاڑے گولیاں مار کر مار دیا کیا ہے۔ تو دو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس قسم کی سچویشن کا بھارت بھی ہم سے فائدہ اٹھائے اور کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر دے کشمیر کے اندر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس جو ہمارے ایک اور جنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارے بالکل دروازے کے اوپر آئی جنگ ہے ایران اسرائیل والی، اس کے اندر بھی چیزیں ہمیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ کہا جائے، ہمیں کچھ ڈیل کرنا پڑے، کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے، اور ہم اپنے مسئلوں سے نہیں سنبھل پا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ اس طرح کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔